हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज 2 जनवरी 2026 को शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। 109वीं क्लास है ये हमारी। हमने 106 से इस बार के जो दिसंबर 2025 के क्वेश्चन हैं क्लास नंबर 106 से हमने शुरू किए हैं। तो 106, 107 और 108 यानी 3 क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा दिसंबर 2025 में 4th क्वेश्चन पेपर है जो हमें डिस्कस करना है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हमेशा हर क्लास में मैं यही सजेशन देती हूँ, एक बिना इधर उधर की फालतू बातें किए, कि आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मॉक टेस्ट की बजाय पीवाईक्यूज करिए। ओके, जैसे 109वीं क्लास ये चल रही है तो और भी होंगे अभी, तो 109 110 क्लासेस बहुत होती हैं। यानी अगर आप क्यों मॉक टेस्ट पे जा रहे हो जब आपके पास इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी फ्री में अवेलेबल हैं। ओके, तो जो समझदार बच्चा होगा वो पीवाईक्यूज पे फोकस करेगा। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास 10 यूनिट की 10 अपडेटेड मैराथन्स जो हैं वो मैंने करवा रखी हैं। सो वो मोर देन इनफ हैं। सो पीवाईक्यूज और ये 10 यूनिट्स की 10 मैराथन्स, ये 2 चीजें अगर आपने कर ली, आपने जंग जीत ली, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, इससे शॉर्ट, इससे ना बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में और इससे फ्री में कहीं कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सो डाटा इंटरप्रिटेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको केयरफुली स्टडी करनी है टेबल। आपको मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100। 5 बच्चों के ABCDE ये बच्चे हैं और 2021 से लेके 2025 तक के साल की बात हो रही है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ईजीएस्ट है ये वाली चीज़ें और भी ईजी हो जाती है जब आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कैलकुलेट करना होता। हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड continuous decrease in marks obtained from 2023 से 2025, यानी 2023, 24 और 25 में देखो कि डिकॉन्टिन्यूस डिक्रीज यानी डिक्रीमेंट। तो देखो 96 से 92 हुआ, 92 से 86 हुआ, तो एक तो ये हो गया। 76 से 85 हो रहा है तो ये तो इंक्रीज हो रहा है। 65 से 66 इंक्रीज हो रहा है। 85 से 81 हुआ और 81 से 80 हुआ, तो दूसरा ये हो गया। और 85 से 82 हुआ, लेकिन 82 के बाद वापस 83 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो गया। राइट, सो 2023 से 25 में सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस डिक्रीज जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दैट्स इट। ओके, the terms of the terms of cumulative marks from 2021 से 25, क्यूमुलेटिव यानी 2021 से 25 इकट्ठे नंबर निकालने हैं। अब अब ABCDE के टोटल नंबर निकालने हैं। ओके, अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने स्कोर किए हैं वो आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे ये दो 90 की रेंज में हैं। जोड़, एक तो आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको जोड़ के देखना है। मैं थोड़ा अंदाज़ा लगा के आपको बता रही हूँ। ए ही लग रहा है क्योंकि इसमें 90 की रेंज में 3 है, ये भी 86 है। सो आंसर ये देखो 439 है फर्स्ट का। ओके, तो ए वाला जो स्टूडेंट है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उस क्यूमुलेटिवली यानी इकट्ठे तौर पे। What was the approximate percentage increase of marks of student C? ये है स्टूडेंट C, ये 2023 में है, ये 2025 में है। कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है पहले तो, यानी कितना इंक्रीज हुआ है वो, ये कितना इंक्रीज हुआ, 73, 65, 5 और 3 8 8 8 इंक्रीज हुआ है। सो 8 इंक्रीमेंट। अब हमें परसेंटेज में निकालना है, किससे ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है, इनटू में 100। बस इसको आप कट करके देख लो। पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा, ये 800 डिवाइड बाय 65। 5 से कर लो, 5 दूनी 5 एकम 5, 6 7 8, 5 6 की 30, 0, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है। 13 एकम 13, 14 15 16, 3 0 13 दूनी 26, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। सो आंसर आपका 12 आएगा जी। ठीक है, 12.3 आएगा। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वी कंपेयर द क्यूमुलेटिव कंबाइंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी ओवर द ईयर्स, तो ए और बी के क्यूमुलेटिव मार्क्स जो हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाले थे, ये 439 थे, ये भी आगे कुछ थे, तो इन दोनों को जोड़ दो। ऐसे ही सी और डी वाले मार्क्स को जोड़ दो। और ये बोल रहे हैं कि जब देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर आर मोर देन दोज स्कोर्ड बाय सी एंड डी, वो कितने परसेंटेज ज़्यादा हैं। सो मान लो ये ए और बी मिला के आपका सी हो गया
और ये डी, सी और डी मिला के आपका ई हो गया। तो ओवरऑल ये दोनों का जो सम आया है उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सेम चीज़ है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो ए और बी का टोटल 857, सी और डी का 780 माइनस करके 77 का डिफरेंस आया, यानी 77 ज़्यादा है। तो 77 डिवाइड बाई किससे ज़्यादा है, 780 से ज़्यादा है, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 10% जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ईयर विटनेस्ड द लोवेस्ट एवरेज मार्क्स अटेन्ड बाय स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स ने लोवेस्ट एवरेज, अब देखो हर साल का, यानी आपको इधर ये वाले जोड़ने हैं, ऐसे हर साल का टोटल करके उसका एवरेज निकालना है। सो लोवेस्ट एवरेज मार्क्स आपने निकालने हैं। सो ये आप जोड़ के, मुझे उम्मीद है आप करके देखोगे। ठीक है। 2021, 22, 23, 24, 25 वाला आपने करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इन चारों के मार्क्स जो हैं आप हर साल के जोड़ो और जोड़ के 5 से डिवाइड करो हर एक को, तभी एवरेज निकलेगा। सो और उसमें फिर एवरेज में सबसे कम किसका आता है वो आपने आंसर में बताना है। ईजी है, आंसर 2021 आएगा भाई। ठीक है। सो वो चीज़ आप इसको कैलकुलेट करके देखना कि क्या 2021 आ रहा है आपका आंसर। ओके। विच एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट एल्टर्ड बाय एनी अनअथोराइज्ड पर्सन। सो कौन सा एस्पेक्ट ये शो करता है कि किसी ने इंफॉर्मेशन को, जो भी, वो भी अनअथोराइज्ड पर्सन। इट्स लाइक मैं अगर डाटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं अथोराइज्ड पर्सन हूँ, बट बाकी किसी ने उसको अल्टर नहीं किया। अल्टर तो मुझे भी नहीं करना है, बट कोई और अनअथोराइज्ड पर्सन उसको अल्टर ना करे। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि उस डाटा को छुपा के रखना, अल्टरेशन से लेना देना नहीं है। ठीक है। ऑथेंटिकेशन या प्राइवेसी में भी यही रहेगा। ऑथेंटिकेशन इज लाइक डाटा ऑथेंटिक है, यानी वो आप चेक कर रहे हो, आप अल्टर नहीं कर रहे हो। सो जब आप अल्टर नहीं कर रहे हो तो वो इंटीग्रिटी है आपकी। ठीक है। जब कोई अनअथोराइज्ड पर्सन उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को क्या नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तो दैट इज इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, यानी किसी और को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से जो हमसे पूछी गई है। ओके। तो आंसर आपका इंटीग्रिटी आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, सी, तो इससे देख लो, देखो सी, ए बी सी, डी ई छोड़ दिया, बीच में एफ आ गया, ए एफ, जी एच छोड़ के आई, जे के छोड़ के एल आ जाएगा, ओ है, ओ पी क्यू आर, सो ओ पी यहाँ पे रख दिया इन्होंने, क्यू छोड़ के आर आ गया, आर के बाद पी क्यू आर, एस यहाँ रख दिया और टी छोड़ के यू आ गया, एस टी यू, देन वी जो है वी आ जाएगा और डब्ल्यू छोड़ के एक्स यहाँ आ जाएगा। तो आंसर आपका इस पैटर्न के हिसाब से एल वी एक्स हो जाएगा। इजी है, कोई डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है। सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। ओके। स्टूडेंट्स विद हाई इंटेलिजेंस आर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। ठीक है, जरूरी नहीं है, बात तो ठीक लग रही है। अब ये देखना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो देखो पहली स्टेटमेंट में हम बोल, देखो सही तो दोनों है। दोनों कैसे सही हैं कि क्रिएटिव होने के लिए भी, क्रिएटिवली सोचने के लिए भी थोड़ा तो इंटेलिजेंस आपने होनी जरूरी है। ठीक है। और स्टूडेंट्स, क्योंकि जिनकी हाई इंटेलिजेंस है, जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव हों। ओके। तो क्या बी वाले रीजन की वजह से पहला सही है? नहीं, इन जनरल भी सही है। तो आंसर आपका सेकंड आएगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जी। ओके। In the National Education Policy 2020, which body has been proposed to frame graduate attributes for higher education program? सो NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि जो इन जनरल एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो आप हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए फ्रेम करोगे, सो वो चीज़ें किसके अंडर आ रही हैं? सो वो UGC के अंडर। देखो 2020 के अकॉर्डिंग तो वो UGC मनाही कर रहे हैं कि UGC को हटाओ और बाकी चीज़ें लेके आओ, हायर एजुकेशन कमीशन लेके आओ, HECI, ठीक है, तो वो लेके आओ। देन है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स ऑफ करिकुलम स्टडीज, NCTE, ये तो टीचर एजुकेशन के लिए हो गया। जनरल एजुकेशन काउंसिल की बात हम करते हैं। ठीक है। तो अगर आपने NEP 2020 थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा कि जनरल एजुकेशन काउंसिल इसका आंसर आएगा। ये डिजास्टर्स दे रखे हैं जी, और ये रिलेटेड टर्म्स हैं। टर्म देख के भी आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है, ड्रॉट। अब देखो ड्रॉट, अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक है तो वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, शॉक वेव्स रहेंगी, राइट। ड्रॉट है यानी सूखा पड़ रहा है तो भुखमरी आएगी ही आएगी। क्या इससे सोल्व हो रहा है मेरा? 2 और 4, ये लो यहाँ से सोल्व हो रहा है। ओके। यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो स्ट्रॉन्ग सर्जेस होंगे, साइक्लोन आपने देखा होगा कई बार वीडियोस में भी। और लैंडस्लाइड है तो सोली फ्लक्चुएशन आ जाएगा आपका, फ्लक्शन। तो आंसर आपका सेकंड आ जाएगा।
ओके। इंक्रीज इन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनहेंसमेंट ऑफ, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कि आपको बेसिक से चीजें भी आती होंगी ना तो भी पता होगा. सो इंक्रीज इन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनहेंसमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन. यानी अगर एवरेज सी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो भाप बन के चीजें, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है. ओके, देन है इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी. देखो अगर वो भाप बन के उड़ रहा है या चीजें ऐसी हो रही हैं कि सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है और इवेपोरेशन हो रहा है, सो सोल्यूबिलिटी कैसे ज्यादा होगी? दो में से एक ही टर्म ठीक हो सकती है. तो जब टेम्परेचर ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी, चाहे CO2 हो या कोई भी चीज हो, सोल्यूबिलिटी कम ही रहेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो चीजें इवेपोरेट होना शुरू होंगी, ना कि सोल्यूबल रहेंगी उसके अंदर. सो ऑब्वियस सी बात है दूसरी स्टेटमेंट गलत है जी, पहली ठीक है. ओके. ब्राउन, ट्रिंग, एप्पल और वाटर, उनका यहाँ पे कोड दे रखा है. तो आप एक बार देख लो कि क्या नंबरिंग को जोड़ रखा है, क्या कर रखा है. जैसे मान लो मैं वाटर को लेके चलती हूँ या एप्पल को, किसी को भी, क्योंकि देखो ए से शुरू कर लेते हैं. एप्पल A1 पे है, ABC, देखो APPL और E. ठीक है. सो ABCDE 5वें नंबर पे E है, FGHIJKL 12वें नंबर पे L है, LMNOP 16वें नंबर पे P है. 16 और 16, तो 16 दूनी 32 और एक 33, 32 और 12, 32 और 12, 2 और 2 4, 44, 44 और एक 45, 45 और 5 50. ये लो जी, एप्पल का तो फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट कहाँ है? ये लो, इसी से ही सोल्व हो गया आपका आंसर. यानी सबकी नंबरिंग जो है सीधे सीक्वेंस में उनको जोड़ रखा है और कुछ नहीं कर रखा. ओके, तो एक बार जोड़ के देखो और बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको कंफर्म करो कि क्या वो सही है. ओके. If we suggest that X causes Y, can we be sure that it is X that is responsible for the variation in Y? तो क्या हम श्योर हैं? तो यानी cause and effect relationship आप देख रहे हो. This relates to, सो एक्सटर्नल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इंटरनल वैलिडिटी और इकोलॉजिकल वैलिडिटी. तो देखो इकोलॉजिकल वैलिडिटी में तो हम रियल वर्ल्ड सेटिंग और एनवायरमेंट और उन चीज़ों की बात करेंगे. ठीक है. इंटरनल वैलिडिटी रहेगा बिकॉज इंटरनल वैलिडिटी में हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलायबिलिटी में हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, और एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम जनरलाइजेबिलिटी की बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो जनरलाइज कितना हम उनको कर पाएंगे. तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जी, इंटरनल वैलिडिटी. ठीक है, क्योंकि ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करेगा, ये जनरलाइजेबिलिटी की, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी की, और ये रियल वर्ल्ड सेटिंग की. Okay. Arrange the following in sequence according to Novak and Varnerd model of communication campaign. तो जब आप कम्युनिकेट करते हो तो किस सीक्वेंस में चीजें जाएंगी? जब भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो सो आप एक इफेक्ट उसका देखना चाह रहे हो कि क्या इंटेंडेड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आप क्या डिजायरेबल इफेक्ट देखना चाहते हो कि आपके कम्युनिकेशन के बाद क्या होना चाहिए. ओके, वो इफेक्ट का आप सोच के फिर आप पॉइंट ऑफ डिपार्चर पे आते हो कि वहां से शुरू करनी है बात, कम्युनिकेशन वहां से शुरू होगा. सो डी और ई आंसर तो यहीं से ही आ गया. देन रिसीविंग ग्रुप कौन है जिस तक आप अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हो, वो टारगेट ग्रुप कौन है, और उसके बाद जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली लास्ट में ऑब्टेन्ड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा. ठीक है. सो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ये सोल्व हो जाता. आंसर आपका सेकंड रहेगा कि पहले इंटेंडेड इफेक्ट यानी स्पेसिफिक गोल या डिजायर्ड आउटकम क्या रहेंगे आपकी कैंपेन के, आप आइडेंटिफाई करोगे स्टार्टिंग लाइन की कहां से शुरू करनी है चीजें, रिसीविंग ग्रुप, टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी, मैनिपुलेटिव फैक्टर्स की किस किस फैक्टर्स की वजह से चीजें अफेक्ट हो सकती हैं, या जो आप चीज पहुंचाना चाह रहे हो सकता है वो ना पहुंच के एल्टर हो जाए. ओके, और ऑब्टेन्ड इफेक्ट, फाइनल रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है. ओके. Qualitative content analysis of documents relating to different time periods pertains to which of the following research design? So different time periods यानी बहुत लंबे टाइम तक आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा. लास्ट पेपर में ऐसा ही एक क्वेश्चन था जिसमें क्रॉस सेक्शनल की बात की थी हमने. सो ये लॉन्गिट्यूडनल आंसर है. ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ डैश इन ड्रिंकिंग वाटर ऑफ डैश ऑफ नाइट्रेट. ठीक है. सो ये आपको पता हो, मरकरी से मीना माता डिजीज होती है. तो ये चीजें मैंने करवा रखी हैं आपको. वीआईपी टॉपिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे, पीवाईक्यूज में बहुत ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं.
अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, सो बढ़ते क्रम में लगाने हैं तो ऑब्वियसली आप इसको डिवाइड करके देख लो, कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो डिवाइड वहां पे कर सकते हो। ओके, जैसे 8 8 और ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, डेसिमल लगा, 8 8 64, 8 7 56, 8 छिकी 48, 6 पे जाएगा। ठीक है, देन 6 के बाद दो बचा तो 8 दूनी 16 पे जाएगा, बचा क्या 4 8 5 40, सो इसका हो गया जी 0.625। ठीक है, 12 12 12 5 60, 12 छिकी 72, तो 12 5 पे जाएगा जी, तो यानी 0.5। ठीक है, ये बचा 10, 12 7 84, 12 8 96, तो ये 0.58, इतना ध्यान रख लो। देन ये 16 वाला, ये सोल्व करो जल्दी से आप लोग भी, 3/4 है तो 0, 7 चौके 28 यानी 4, 4 7 28, और क्या बोलते हैं बचा कितना 2, 4 5 20, 0.75। यहाँ से सोल्व हो सकता है क्या इतने से, यानी मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो ई आएगा, उससे पहले ए आएगा, बी आएगा, तो बी ए ई कहीं दिख रहा है क्या, बी ए ई बी, ये दूसरा तो नहीं आएगा, बी ए ई बी ई, ये दो ऑप्शंस तो कट आउट हो गए इतने में ही। ठीक है, अब आप देख लो कि डी और सी की पोजीशन क्या आएगी, इनमें से कोई, मान लो मैं ये 16 वाला देख रही हूँ। ठीक है, तो अगेन 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 निम्मे कितना होता है, नहीं 16 निम्मे तो ज़्यादा हो गया, 16 8 देखती हूँ, 8 छिक्के 48, 4 8 8 9 10 11 12, ये लो 8 पे चला गया, 0.8, यानी ये सबसे आगे आएगा, कौन से वाला, डी वाला, सॉरी सी वाला। ठीक है, तो सी सबसे आगे तो ये वाला है जी, आंसर नंबर 3 आ गया आपका, दैट्स इट। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। सो डिडक्शन, इंडक्शन, डिडक्शन में हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, जनरल यानी एक थियरी है ऑलरेडी, थियरी टू आप जो है हाइपोथेसिस जाते हो कि उसको चीज को चेक करना, टेस्ट करना। ठीक है, सो थियरी से शुरू होंगी चीजें, थियरी से अगर शुरू हो रही है तो दो ऑप्शन कट आउट हो गए। ठीक है, थियरी के बाद आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे या फिर आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे, क्योंकि लास्ट में तो इन्होंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग दे रखा है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले आपका क्या रहेगा जी, फाइंडिंग्स रहेंगी, उससे पहले आपने डाटा कलेक्शन किया होगा, तो आंसर बी जी। ठीक है, आप सीक्वेंस में देखोगे ना चीजें हो जाएंगी, बहुत ईजी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, अरे कहाँ गए, in equivocation fallacy, two or more meaning of same word create confusion, equivocation, okay, amphiboly is not a fallacy of ambiguity, नहीं ambiguity की होती है, ये तो गलत हो गया, हमसे तो true पूछा है, so B तो for sure नहीं है, लो B नहीं है तो आंसर ही आ गया A और D। ठीक है, क्योंकि एक्सेंट इज अ फैलेसी दैट मूव्स इन सर्कल, नहीं वो तो बैगिंग द क्वेश्चन होती है, राइट, तो सी भी नहीं आएगा, तो आपका कंपोजिशन और डिवीजन ये एम्बिग्यूटी की फैलेसीज हैं, तो ये रही आपकी एम्बिग्यूटी की फैलेसी, एक तो इक्विवोकेशन, एक एम्फिबली, एक इक्विवोकेट, दोनों का डिफरेंस बता दिया मैंने, और फैलेसी ऑफ एक्सेंट, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एंड डिवीजन। सो ये एम्बिग्यूटी की फैलेसीज हैं, ये इनफॉर्मल फैलेसीज में आती हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी जब वो करवाया था आपकी मैराथन उसमें करवा रखा है। ऑल बाइपेड्स आर रैशनल, स्वान्स आर बाइपेड, स्वान्स आर रैशनल। सो आप क्या करना चाह रहे हो यहाँ पे कौन सी हेत्वाभास की फैलेसी आपको नजर आ रही है, सो देखो विरुद्ध नहीं है ये, ठीक है, सत प्रतिपक्ष और असिद्ध नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ये आपका स्वाभिकार है। ओके, ये भी मैंने करवा रखी है, प्लीज आप मैराथन चेक करो। द स्टडी ऑफ कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ टाइम, जब भी टाइम की बात आए तब आप किसकी बात करोगे, क्रोनेमिक्स की बात करोगे, ये भी पीवाईक्यूज में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, पॉलीक्रोनिक, मोनोक्रोनिक, ये आपके कलर को लेके होते हैं। अच्छा, हैप्टिक्स किसको लेके होता है, कौन सा कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ, मतलब स्टडी ऑफ कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ डैश इज कॉल्ड हैप्टिक्स, तो वो आप मुझे बताना कमेंट में। ओके, बाकी ये टाइम को लेके आपको क्रोनेमिक्स याद रखना है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो बायोगैस किसका मिक्सचर होता है जी, मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, और भी चीजें होती हैं बट मेनली हम मीथेन और हाइड्रोजन मान के चलते हैं। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, तो यूजीसी ये तो 56 में बना है। ठीक है, और क्या है, ये आपका 1985 में बनी है यूनिवर्सिटी, 85।
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, ये यूजीसी से भी पहले बन चुका है। सो यानी बी, ए और डी, ये सीक्वेंस देखो पहले तो कॉन्टिन्यूटी में, बी डी ए है, ये नहीं है, बी नहीं, ये पहले आ गया, ए आ गया पहले, ए बी डी आ रहा है, ये तो नहीं, बी ए डी, ये लो जी। मुझे नहीं पता कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम कब बना है, ऑल्दो ये एनईपी 2020 ने सजेस्ट किया है, तो ये अभी रिसेंट का है। मेडिकल कमीशन उससे पहले बन चुका है। सो ये लो जी, आपका आंसर तो यहीं से आ गया। यानी जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको करवाती हूँ उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा स्मार्टली ऑप्शंस को देख के, चीज़ों को देख के देखना पड़ेगा कि कैसे सोल्व होगा। ओके, सो ये है जी, ये 1920 में बना था, 23 में डिसॉल्व हो गया और 1935 में वापस से बना। यूजीसी 53 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी 56 में बना। इग्नो 85 में बना। ये आपका एनएमसी जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2020 में बना, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया। और एनईटीएफ जो है वो आपका 2020 की पॉलिसी ने प्रपोज किया है। ओके, affirmation, reaffirmation, purification और subversion, revitalizing an image for the audience, यानी आप reaffirm कर रहे हो उस इमेज को। ठीक है, ये तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस में यही है, तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन कट आउट हुआ यहाँ पे। देन है आपका रिफाइनिंग अ प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड इमेज, आप रिफाइन कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो तो अच्छा रुको, हाँ ये तो 4 था ना। रिफाइन कर रहे हो तो प्यूरिफाई कर रहे हो, बोल सकते हैं क्या ऐसा? क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर, आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हो और अटेम्प्ट टू अंडरमाइन एन इमेज। अफर्मेशन में अंडरमाइन तो नहीं होता, सबवर्जन में देखने को मिलेगा। सो ये 1 आएगा आपका, ये 1 है, अगर ये 4 है, ये 3 है। सो सेकंड, जब आप इमेज क्रिएट कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, सेकंड आएगा क्या ऑप्शन? एग्जैक्टली सेकंड आएगा। ठीक है, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर? सो हार्डवेयर में मदरबोर्ड, रजिस्टर्स, एल्गोरिथम, फ्लिप फ्लॉप। तो एल्गोरिथम कोई कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हाथ में लेके देख सको। कई बार बोलते हैं ना आजकल एल्गोरिथम बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, आप जिस तरीके की एक रील देखोगे 1000 रील वैसी ही डिट्टो आ जाएंगी, राइट? सो एल्गोरिथम। बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी और फंक्शन दे रखे हैं जी, कोर्ट और सीनेट। तो कोर्ट तो क्या काम करेगा वो देखते हैं, चलो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ स्टडीज। ओके, प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग ऑन एकेडमिक मैटर्स, तो एकेडमिक मैटर्स पे तो एकेडमिक काउंसिल ही होएगी, राइट? एकेडमिक पे तो फॉर श्योर एकेडमिक काउंसिल होएगी। ठीक है, सो 2 ऑप्शन हमारे कट आउट हो गए हैं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेकंड आ गया फर्स्ट का, यानी कोर्ट जो है वो रिव्यू और एडवाइस करेगा ऑन ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल हाईएस्ट मेकिंग बॉडी है या फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है वो है? तो हाईएस्ट मेकिंग जो है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एकेडमिक बॉडी जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, बोर्ड ऑफ एकेडमिक बॉडी रहेगी। बोर्ड डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एकेडमी, हाँ बोर्ड ऑफ स्टडीज रहेगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर आ जाएगा। Which of the following are true? Some valid arguments contains false premises and false conclusion. हाँ, ये बात सही है। कई बार होता है कि आपका, क्योंकि वैलिड का मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर लॉजिकल दिखना चाहिए। ठीक है, कि लॉजिकली आप जो है कोई प्रीमाइस बना रहे हो और वो लॉजिक प्रीमाइस से लॉजिकली कंक्लूजन निकल रहा है, भले ही वो बात रियल में जो है वो झूठ हो। ओके, सो वैलिड ये हो सकते हैं जी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स। एन आर्ग्यूमेंट कैन इनवैलिड इवन इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ट्रू एज वेल। हाँ, इनवैलिड हो सकता है, कई बार होता है कि प्रीमाइसेस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, लेकिन वो स्ट्रक्चर लॉजिकल नहीं है ना, जिस सेंस में वो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन लगाया गया है। सो ये बात भी ठीक है जी। व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड एंड ऑल इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, तब उसको आप साउंड बोलोगे। तो यानी वैलिड भी हो, व्हेन ये लॉजिकल स्ट्रक्चर हो, और अगर प्रीमाइसेस ट्रू भी हैं तब जाके हम उसको साउंड आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, अदरवाइज वो अनसाउंड में चला जाएगा। ये बात ठीक है, और ये सारी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है अभी तक के लिए। ओके, क्योंकि साउंड, अनसाउंड, वैलिड, इनवैलिड ये डिडक्टिव के लिए होते हैं। ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ प्रीमाइसेस इन एन आर्ग्यूमेंट डज डिटरमाइन साउंडनेस। साउंडनेस सिर्फ ट्रूथ और वैलिड चीजें दिखाती हैं, फॉल्स वर्ड जो दे दिया ना यहाँ पे, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो आंसर आपका ए, बी और सी आएगा। ठीक है, जैसे वैलिडिटी में बताया था ना, जैसे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, देयरफॉर ऑल कैट्स आर बर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर लॉजिकल है, उस हिसाब से आपका कंक्लूजन सही लग रहा है, लेकिन सच नहीं है, ये
ठीक है, तो ये चीजें प्रीमाइसेस और कंक्लूजन गलत हैं, सच नहीं है, झूठ है, बट स्टिल ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ओके ऐसे ही ये आपका जो है कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो इनवैलिड हो सकता है, जब इनवैलिड तब होगा जब लॉजिकली आप फॉलो नहीं कर रहा आपका कंक्लूजन। द स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन, देयरफॉर फिश स्विम, ये क्या बात हुई, राइट? तो ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आपका। ओके ऑल्दो बाकी सारी चीजें ट्रू फैक्ट्स हैं, ग्रास ग्रीन होती है, स्काई ब्लू होता है, फिश भी स्विम करती है, चीजें सच हैं, ठीक है, तो ट्रू हैं तीनों चीजें, बट स्टिल ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। सो लॉजिक में साउंडनेस को हम दो पार्ट में देखते हैं। आर्ग्यूमेंट साउंड तभी होगा जब वैलिड भी हो वो आर्ग्यूमेंट और उसकी सारी प्रीमाइसेस ट्रू भी हों। ओके बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ साउंडनेस हम वैलिडिटी और ट्रू प्रीमाइसेस को देखते हैं, ना कि फॉल्सिटी। तो जो वर्ड फॉल्सिटी ऐड किया है उस वजह से अपना लास्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। Which among the following is not true with regards to UGC guidelines 2022 for pursuing 2 academic programs simultaneously? तो साथ के साथ 2 डिग्री एक साथ करने के लिए क्या चीज सही नहीं है? Okay, 2 full-time academic programs in physical mode are allowed if class timings of one program do not overlap with class timings of another. ये बात ठीक है जी। ओके आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्लैश नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो आप फिजिकल मोड में भी 2 डिग्रीज कर सकते हो। 2 academic programs, 1 in full time physical mode और दूसरा ओपन डिस्टेंस से, ये भी कर सकते हो आप साथ साथ, कि मैं एक जो है एकेडमिक प्रोग्राम फिजिकल मोड में कर रही हूँ, कि मैं एमए कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं किसी और सब्जेक्ट या मैं एमएससी कर रही हूँ और मैं डिस्टेंस से एमए कर रही हूँ। ओके डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ओडीएल या फिर ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड only such higher education institutions जो कि यूजीसी, स्टैट्यूटरी काउंसिल या किसी ने रिकग्नाइज किए हैं और ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं, ये बात भी ठीक है। अ स्टूडेंट कैन परस्यू 1 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम अलोंग विद पीएचडी इन फिजिकल मोड, ये गलत है जी। आप फिजिकल मोड में अगर पीएचडी कर रहे हो, आप फिजिकल छोड़ो, आप कैसे भी पीएचडी कर रहे हो तो आप एक और फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम नहीं कर सकते। सो डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। Being a constructivist teacher, you will not do what? तो अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर हो तो आप क्या नहीं करोगे? मेकिंग योर लर्नर मोर एक्टिव, ऑब्वियसली आप करोगे ये चीज, तो उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे टू इंटीग्रेट व्हाट इज प्रेजेंटेड एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो, राइट? कंसिडरिंग लर्नर्स एज सेंस मेकर्स, जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको स्टडी मटेरियल दोगे ताकि वो रिकॉल कर पाए, नहीं, आप रट्टाफिकेशन नहीं करवाओगे, तो ये चीज आप नहीं करोगे, बाकी तीनों चीजें सही है। 3 साल पहले एवरेज एज जो है फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वो 17 साल थी। ओके यानी कि 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 5 मेंबर्स की एज कितनी थी? 17 5 85, ठीक है, 3 साल पहले की बात हो रही है ये। अब 3 साल बाद इन्हीं हर एक मेंबर की 3 साल एज बढ़ गई है, यानी 15 साल तो बढ़ गई, तो अब 100 साल हो गई इन सब की एज, राइट? एक बेबी बोर्न हुआ है बट उसकी एवरेज एज ऑफ फैमिली जो है वो स्टिल सेम है। अगर एवरेज एज ऑफ फैमिली सेम है यानी मेंबर 6 हो गए और आपके जो है 17 साल ही आपकी एवरेज एज है, तो 17 छिके कितना हो गया? 7 छिके 102, राइट? वैसे आपकी 100 साल होनी चाहिए थी 3 साल बाद जब आप ऐड करोगे, तो 102 में से 100 घटा दो, 2 साल का बेबी है वो, बच्चे की एज निकालनी थी, तो बच्चे की 2 साल एज है, 3 साल पहले की ये इन्फॉर्मेशन थी, 3 साल बाद अगर आप देखोगे और 2 साल का बच्चा भी है, सो टोटल मिला के 102 साल हो गई, और 102 साल को आप 6 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका एवरेज एज 17 साल ही आएगी, ठीक है जी? तो आंसर आपका 2 साल हो गया, 2 साल का है बच्चा। तो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जी। एन आर्ग्यूमेंट कैन नेवर बी वैलिड इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज फॉल्स। फॉल्स और ट्रू का तो लेना देना ही नहीं है वैलिड से, वैलिड का तो लेना देना है कि भाई लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड हो, प्रीमाइसेस जो है वो कंक्लूजन की, मतलब प्रीमाइसेस से कंक्लूजन निकाल पाए हम लॉजिकली। अब प्रीमाइसेस ट्रू है फॉल्स है उसका तो मतलब ही नहीं है, प्रीमाइसेस अगर फॉल्स भी है कंक्लूजन भी फॉल्स है, प्रीमाइसेस ट्रू है कंक्लूजन भी ट्रू है, तो भी दोनों केसेस में ही वैलिड हो सकता है। सो कैन नेवर बी वैलिड वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई जी। ओके इफ एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, उसकी प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो मे बी सर्टेन दैट कंक्लूजन इज ट्रू ऑल्सो। हाँ ये हो सकता है कि वैलिड है एक, तो
अगर वैलिड है तो प्रेमाइसिस जो है वो कंक्लूजन विल फॉलो द प्रेमाइसिस, कि जो प्रेमाइसिस हैं उसी से स्ट्रक्चर्ड वे में आपका कंक्लूजन निकल रहा है लॉजिकली, तो वो वैलिड है। लेकिन अगर ट्रू भी है दैट मीन्स जो है कंक्लूजन की भी सर्टेनिटी है कि वो ट्रू होगा, क्योंकि लॉजिकल स्ट्रक्चर है और बाद में ये स्टेटमेंट साउंड भी हो जाएगी। तो ये आपका सही है, पहली वाली स्टेटमेंट गलत हो गई जी, दूसरे वाली सही है। Suppose water of a lake is contaminated by pesticide. Arrange the following in increasing order of accumulated concentration of the pesticide in the lake ecosystem. So water, zooplankton, phytoplankton, fish और bird. तो सबसे पहले पानी में है वो चीज़, उसको phytoplankton पिएंगे और फिर zooplankton phytoplankton को खाएंगे, fish जो है वो zooplankton को खाएगी और birds जो है वो fish को खाएंगे। तो लास्ट में जाके birds में accumulate हो रही है वो concentration। ओके, तो ए सी बी डी ई यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है जी। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। सो कंपाइल करोगे, एडिट करोगे, लिंक करोगे या फिर एग्जीक्यूट करोगे। सो एग्जीक्यूशन तो लास्ट में रहेगा टेक्निकली, ठीक है, आप एग्जीक्यूट तो लास्ट में करोगे, उससे पहले आप लिंक करोगे, लिंक से पहले आप एडिट करोगे या कंपाइल करोगे, आंसर 4th आएगा। पहले आप एडिट करोगे, कंपाइल किया आपने चीज़ें, लिंक किया और लास्ट में जाके उसको एग्जीक्यूट किया। ओके, people who are shown television news edited to draw attention to a particular problem assign greater importance to that problem. People learn how much importance to attach to an issue or topic from the emphasis the mass media places upon it. यानी मास मीडिया ने कितनी मतलब जो इन्फॉर्मेशन अब बच्चों लोगों को टीवी दिखाया गया, ठीक है, ये उनकी अटेंशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, सो वो ताकि उस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंस मिल सके, इसीलिए टीवी पे वो न्यूज दिखाई जाती है। ओके, सो लोगों को यहाँ से क्या समझ आया ये चीज, इसलिए इसका रीजनिंग क्या है कि लोग अब ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो अटैच हो जाएंगे उस इश्यू से जिसपे मास मीडिया ने फोकस डाला है कि आजकल ये चीज पे फोकस हो रहा है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही है जी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको याद हो तो मैंने मैराथन में एक ऐसा सा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम करवाया था, वहाँ पे हमने एस पी एम बार और वो सब चीज़ों को डिस्कस किया था। ये इजी है उसके कंपैरिजन में, ऑल एस इज पी, तो देखो जहाँ पे भी एस और पी बार जहाँ आ गया, पी बार क्या शो कर रहा है, यानी दैट इज नॉन पी, ठीक है, एस बार अगर होता तो वो नॉन एस शो कर रहा था, यानी दैट इज नॉट एस, पी बार यानी कि दैट इज नॉट पी। ओके, सो हमें स्टेटमेंट दी गई है ऑल एस इज पी, तो ऑल एस इज पी में यानी कि कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है एस का जो पी के बाहर हो, तो यानी पी नॉन पी में कोई भी चीज नहीं है, यानी जो एस पी बार है वो एम्प्टी है। सो ये 4th आ गया। ओके, नो एस इज पी यानी कोई भी एस का ऐसा मेंबर नहीं है जो पी के अंदर है, यानी एस और पी का जो इंटरसेक्शन है कि ऐसा ये जो इंटरसेक्शन है ये एम्प्टी है, इंटरसेक्शन पे कोई भी चीज मिल नहीं रही है क्योंकि ये एस है और ये पी है, तो जो इंटरसेक्शन है इनका एस और पी का वो 0 है, तो एस पी इज इक्वल टू 0। ओके, सम एस इज पी यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पी के अंदर भी है, चाहे एक ही मेंबर क्यों ना हो। ओके, और सम एस इज नॉट पी यानी कुछ ऐसा भी है जो पी के बाहर है। ओके, सो जो पी के अंदर है तो वो चीज क्या आ गई जी, एस पी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और जब नॉन पी की बात हो रही है तो एस पी बार जो है वो यहाँ पे 0 नहीं है। सो ये 1 और ये 2, आपका आंसर जो है वो 3rd आ गया जी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, आप दोबारा से भी देख सकते हो, आई होप मैं वो चीज समझा पाई। फिशिंग, फार्मिंग, स्पाईवेयर और वायरस, malicious code installed on users computer or a web server, creator sends out legitimate looking emails to target users, code that can replicate itself with the intention of deleting or corrupting file। तो जब replication की बात आती है तो ये for sure वायरस है, यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन आपका कट हुआ। ओके, सॉफ्टवेयर that gathers data by monitoring की प्रेसेस ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर कीबोर्ड, यानी कि आप स्पाई कर रहे हो तो ये आपका स्पाईवेयर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके 2 ऑप्शन कट आउट हो गए यहाँ से। अब फिशिंग और फार्मिंग बचता है, एक तो मैलिशियस कोड जो आपके कंप्यूटर में डाल दिया गया है, और दूसरा आप जो आपको ईमेल्स जो है वो भेजी जा रही हैं, तो आंसर आपका 3rd आ जाएगा जी। जो ईमेल्स भेज रहे हैं वो फिशिंग में आ गया, और जो आपने कोड इंस्टॉल किया है वो आपका फार्मिंग में आ गया। ओके,
राइटिंग डिसेबिलिटी डिस्ग्राफिया होती है जी। सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जेंडर आइडेंटिटीज से डिनोट करते हैं। मिशन नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, ये परख है आपका, नहीं परख तो आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर है। नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग जो है वो एनसीटी ने शुरू किया है। तो आंसर आपका 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर 3। अ प्लॉट बॉक्स इज यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन। तो प्लॉट बॉक्स जो है ऐसे डब्बे से डब्बों में हम इंफॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है। सो ये आउटलेयर्स और मीडेन, इन क्योंकि मीडेन यहाँ पे बिल्कुल मिड में एक लाइन होती है, वही मीडेन होता है, तो वो तो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली शो हो रहा होता है। सो मीडेन और आउटलेयर की इंफॉर्मेशन ये बहुत अच्छे से शो कर देते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे आपको मैं दिखाऊंगी बॉक्स प्लॉट होता कैसा है। Okay, the view of mass communication as the representation of shared, where reality is produced, maintained, repaired, transformed, तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसमिशनल, पब्लिसिटी या रिचुअल या क्रिटिकल। तो जब आप शेयर्ड बिलीफ और शेयर्ड चीजों की बात कर रहे होते हो, सो वो आपका रिचुअल पर्सपेक्टिव आ जाता है जी। जेम्स कैरी ने जो है इसको काफी फेमस किया है। सो व्यू ऑफ मास कम्युनिकेशन एज अ सिंबॉलिक प्रोसेस, जहाँ पे रियलिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, रिपेयर और आपका ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो इसको रिचुअल पर्सपेक्टिव हम बोलते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड बिलीफ और कम्युनिटी बिल्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया पे फोकस करता है, ना कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पे। ओके, As per the information processing approach of learning, which of the following statement is not correct? Learning is the construction of knowledge. Memory is the storage of knowledge. Thinking is the manipulation. This approach doesn't categorize the type of knowledge. तो कर तो दिए categorize ऊपर, so categorize करता है जी, not correct आपका D ऑप्शन आ जाएगा 4th। ओके ये है जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम बॉक्स प्लॉट ऐसे भी लिख देते हैं, ये एक मेथड है। इसमें विस्कर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस हम यूज कर रही हैं वो विस्कर्स में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे लाइंस भी हो सकती हैं जो एक्सटेंड हो रही हैं फ्रॉम द बॉक्स, इंडिकेटिंग विजिबिलिटी आउटसाइड एंड अपसाइड, ठीक है। तो ऊपर नीचे वो जो लाइंस हैं उनको हम विस्कर, तो इसको विस्कर डायग्राम, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बोल देते हैं। ये एक आपका मिशेल्सन एक्सपेरिमेंट का शो हो रखा है यहाँ पे। ये जो रेड लाइन दिख रही है ये मीडेन को शो करेगी। सो इस तरीके से चीजें यहाँ पे शो हो जाती हैं। ओके, तो मेजरली आउटलेयर्स जो ये पॉइंट्स बाहर लाए कर रहे हैं, हम आउटलायर्स को भी शो करते हैं और हम मीडेन को भी शो करते हैं। करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट पूछा है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9, यानी मान लो एक आर्टिकल 10 रुपए का था तो 10 आर्टिकल 100 रुपए के हो गए। ओके, सेलिंग प्राइस यानी हमने 100 में खरीदे हैं 10 आर्टिकल, लेकिन हमने 9 आर्टिकल जो है वो बेचे हैं कितने में, 100 में। सो जो आर्टिकल 90 के थे उनको हमने 100 में बेचा है, यानी 10 रुपए का फायदा हुआ है। सो 10 रुपए डिवाइड बाय 90 इंटू में 100, 0 से 0 कट, यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 9, 9 एकम 9, देन 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, देन 9, तो ये 11.11, तो 11% का फायदा हुआ है जी, ना कि 10% का। 10 रुपीज का फायदा मान लो, और ये तो ये स्टेटमेंट गलत होगी आपकी, अगर ए स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर 2 गलत। ओके, ये चीज आप सोल्व कर सकते हो। 4 ते 12, 12 और 2 14, 14 बाई 3, प्लस 3 दूनी 6 और 1 7 बाई 2, माइनस 3 एकम 3 और 2 5, 5 बाई 3, तो ये 13/2 आता है कि नहीं आता है वो देख लो। सो एलसीएम ले लो 6, ठीक है, 3 दूनी 6 तो 14 दूनी 28, 2 तिया 6, 7 तिया 21, और माइनस में आपका 3 दूनी 2, 5 दूनी 10, ठीक है। तो पहले हम जोड़ेंगे ऑब्वियसली, सो ये 9 और 49 आ गया, माइनस 10 डिवाइड बाई 6, तो ये 39/6 आ गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 13/2 आ रहा है, ये ठीक है जी। ओके, सो बी स्टेटमेंट ठीक है आपकी, तो यानी ये 4th भी हट गया। अब बी सी डी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी सही है भी, आप देख सकते हो यहाँ से भी 2 पॉइंट, ये डेसिमल हटाया तो ऊपर 100 हो गया, डिवाइड बाई 4 तो 25 चौके 125 आ गया, तो डी भी ठीक है आपका। ओके, तो बी डी, अब सी चेक कर लो, सी वाला आपका आंसर डिसाइड करेगा कि सी अगर सही है तो बी सी डी, अगर गलत है तो बी डी। ओके, सो ये बोल रहे हैं x बाय वाई अगर 2 और बाई 75 है, तो मैं मान लूं कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 75, सो y माइनस एक्स यानी 75 माइनस 2 डिवाइड बाय 75 प्लस 2, तो ये क्या आएगा जी, ये तो 73 डिवाइड बाय 77 आएगा, यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ओके, आप ये भी कर सकते हो, यहां से x और y की वैल्यू निकाल लो, y माइनस एक्स है तो 73y माइनस 73x इज इक्वल टू 77y प्लस 77x, x ऐसे निकालोगे तो भी x बाय y की वैल्यू 2y 75 नहीं आएगी।
सो ये दोनों ही सिचुएशन में ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका बी और डी आ गया। ओके, अरेंज द फॉलोइंग शीट्स ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर, तो ये भी मैंने आपको करवाया था, 5 शीट होती हैं। आनंद माया सबसे इनर लेयर होती है हायर ऑर्डर की, तो आनंद माया सबसे लास्ट में आएगा, यानी एक ऑप्शन कट। स्टार्टिंग में आपका अन्न माया आएगा, सी, तो आंसर आपका सिर्फ 2 से ही सोल्व हो गया, अन्न माया और आनंद माया, ऑप्शन नंबर 2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी में रैम आ गया, रोम आ गया, क्या के मेमोरी आ गया। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव ये दोनों ही आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज हो रही हैं। ओके, तो आंसर ए बी सी हो गया आपका। मिक्स्ड मेथड डिजाइन है जी, क्वांटिटेटिव से देन आप क्वालिटेटिव कलेक्ट, पहले क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहे हो फिर क्वालिटेटिव की तरफ जा रहे हो। तो जब पहले क्वांटिटेटिव पे फोकस होता है तो वो एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन है, जब पहले क्वालिटेटिव पे फोकस होता है तो वो एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन है। ओके, सो अगर इससे भी सोल्व हो रहा हो तो पहले का 2 तीसरे का पहला, ये लो पहले का 2 तीसरे का पहला, आंसर तो यहीं से आ गया 4th। तो बी यानी कि दोनों को साथ साथ आप लेके चल रहे हो तो ये एम्बेडेड डिजाइन हो गया, और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे शो कर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया जी, कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो। एजुकेशन बिल्ड्स कैरेक्टर एंड enables learners to be ethical, rational, compassionate और caring, बात तो सही है। Our current education policy proposes curriculum and pedagogy of higher education institutions to develop among the students a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values। बात तो दोनों सही है, लेकिन अगर मान लो सेकेंड वाली स्टेटमेंट ना हो या एनईपी 2020 ना हो, तो जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है वो नहीं भी हो तो भी तो एजुकेशन तो इन्हीं चीजों पे फोकस कर रही है ना, बिल्ड करने पे, राइट। तो स्टेटमेंट सही है जी, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है ये। ओके, सो आप रीजन ढूंढने की कोशिश करो कि क्या दूसरा वाला रीजन नहीं है तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी या सही नहीं होगी, वो वैसे भी सही होगी इन जनरल भी। ओके, देन है आपका पैराग्राफ जी, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म ऑल ह्यूमन बीइंग एक्शन इज। सो जे बी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन का ये एक एनिमल एक्सपेरिमेंटलिस्ट रहे हैं जिन्होंने आर्ग्यू किया कि जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं वो मियरली कंडीशनड रिस्पॉन्स हैं टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। फर्स्ट पॉपुलराइज्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी, वाटसन की थियरी जो है उसको हम बिहेवियरिज्म बोलते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ बिहेवियर पे फोकस कर रही है। सो ऑल ह्यूमन बीइंग का एक्शन जो है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है, ये हमारा आंसर पहली लाइन में मिल गया। Behaviorists do not recognize which of the following in their study of human action। So behaviorist conscious thought को recognize नहीं करते हैं, बाकी सारी चीजों को recognize करते हैं। ओके, वो रिजेक्ट करते हैं कॉन्शियस थॉट को, ये रहा, ठीक है। When people want a reward they behave in a certain way because of, सो यहाँ पे वी आर कंडीशन टू एक्ट इन सर्टेन वेज बाय पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस। तो अगर हम अगर हम एक्ट कर रहे हैं रिवॉर्ड के लिए तो पॉजिटिव स्टिमुलस है, अगर हम पनिशमेंट को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव स्टिमुलस है। यहाँ पे आपसे बोला गया कि आप रिवॉर्ड के लिए एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहे हो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव स्टिमुलस। ओके, इन द पैसेज इंस्टेड ऑफ वर्ड पर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे आएगा एक पर्ज, मैंने बीच में सत्ता मैंने पढ़ा है ये पूरा का पूरा। पर्ज देखो, आइसोलेटेड, इन कॉन्ट्रास्ट, पर्ज कहाँ गया, पर्ज ही गुम हो गया मेरा, तो पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा एक बार वापस से। In contrast to such mentalist views, behaviorists argued that only purpose served rationalize behaviorist attempt to purge। तो behaviorists attempted to purge all mentalist terms from their theories and to deal strictly with observable variables। यानी ये जितनी भी mentalist terms हैं उनको हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप टर्म्स को किल नहीं करोगे, उनको एक्विट नहीं करोगे, पर्सन होएगा एक्विट तो, और अटोन भी नहीं होगा, आप क्लेंस करना चाह रहे हो, उन स्टेटमेंट्स को हटाना ही चाह रहे हो बिल्कुल। One widely held assumption of psychology is that conscious thought usually controls human action। Purpose of consciousness is only to rationalize behavior। नहीं, human action is always a conditioned response। ये तो इन्होंने सच बोला। ये वन वाइडली हेल्ड अजम्पशन पूछी है आपसे, तो ये देखो एक वन वाइडली हेल्ड अजम्पशन को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या है कि मेंटल प्रोसेसेस जो है वो ऑर्डिनली कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमन एक्शन को। ओके, तो कॉन्शियस थॉट जो है यूजुअली कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन एक्शन को, यही है ना।
कॉन्शियस थॉट यूजुअली कंट्रोल्स ह्यूमन एक्शन, वन वाइडली हेल्ड अजम्पशन। ठीक है, ये हो गया जी आपका आज का पेपर दिसंबर 2025 का। एक और पेपर हमने कवर कर लिया है, 109 क्लासेस हमारी हो गई हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको हेल्पफुल लगी हो चीज़ें, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।